आतंकियों, ड्रग तस्करों और माफिया के खिलाफ एनआईए का एक्शन। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। खंडवा, बड़वानी, भिंड और सिंधवा एनआईए की छापेमारी से हड़कंप। एमपी के साथ हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड में कार्रवाई। भिंड जिले के गोहद में टीम ने जितेंद्र उर्फ जीतू सरदार नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तो टीम ने जितेंद्र का मोबाइल जब्त किया। 2 दिन बाद पूछताछ के लिए चंडीगढ़ बुलाया है। एनआईए की टीम सिंधवा जिले भी पहुंची। टोनी उर्फ भोला नामक व्यक्ति की यहां जांच की गई। एनआईए सूत्रों के मुताबिक विदेशों में बैठे गैंगस्टर कथित तौर पर खालिस्तानी अलगाववादियों को फंडिंग कर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि एनआईए के 200 से अधिक रेड टीम के सदस्य 100 से अधिक स्थानों पर छापेमारी में मौजूद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खंडवा से हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से देखा कि कल से ही एनआईए की कार्रवाई जारी है और इसकी कड़ी खंडवा तक भी पहुंची है, क्या कुछ अपडेट देंगे इस खबर पर? जी बिल्कुल, जो देश भर में एनआईए के छापे पड़े हैं उन छापों को जो है वो जो उसकी यहाँ तक भी उसकी एक झलक देखने को मिली कि खंडवा में जब एनआईए की टीम पहुंची तो यहाँ पे अब्दुल रकब नाम के जो है शख्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। इससे जो है आतंकी कनेक्शन मिले थे। इसको लेकर पहले भी एक बार यहाँ पर एनआईए की टीम आई थी और जाहिर सी बात है कि खंडवा जो है सिमी का गढ़ माना गया है और सिमी के कारण पूरे प्रदेश भर में कुख्यात रहा है। तो यही कारण है कि यहाँ पर भी कहीं न कहीं देश की खुफिया एजेंसियों और बड़ी जांच एजेंसियों की नजर रहती है। इसी के चलते जो है खंडवा भी नजर में था और यहाँ पर जब कनेक्शन मिले तो यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची थी। उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद से बड़ी संख्या में जो यहाँ का खानसावली क्षेत्र है वहां पर पहुंचे थे और फिर उसके बाद उन्होंने वहां से जो है अब्दुल रकब को जो है गिरफ्तार किया और लेकर गए। तो यहाँ पर जब हमने स्थानीय पुलिस अधीक्षक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब जांच एजेंसियों की बात हम तक आई थी, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर किस तरह का कनेक्शन मिला है, तो हमने पूरा सहयोग किया और वहाँ की जो टीम आई थी उनको जो है यहाँ के स्थानीय जो भी संदिग्ध लोग थे उनको अरेस्ट करवाया और उनको लेकर गए हैं। इससे पहले भी जब एक व्यक्ति को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया गया था तो उससे भी पूछताछ की गई थी। उसके आधार पर ही ये सब कड़ियां जुड़ रही है, ऐसा पुलिस का भी मानना है। हाँ देवेंद्र जी, तार कहाँ से जुड़े पाए गए, क्योंकि जिस तरीके से कुछ आतंकी कनेक्शन भी निकले हैं, ऐसे में क्या कुछ और यहाँ पर खबर मिलती रही है किस तरीके से यहाँ पर अवैध गतिविधियों में सम्मिलित था? जी मैं बताना चाहूंगा कि पिछले जो है 15 सालों में जो सीबी की गतिविधियां चलती रही है, सीबी के कई लोग पकड़े गए। उसके बाद उनको जब यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था 2006 से 8 के दौरान तो उनको जेल भेजा गया था। जेल ब्रेक किया था सीबी के आतंकियों ने यहाँ पर और यहाँ से भाग खड़े हुए थे। उनको बाद में कहीं रतलाम में तो कहीं उज्जैन में और इधर गिरफ्तार किया गया था और फिर उनको वापस वहां पर भोपाल जब जेल में रखा गया था तो वहां पर से वो फरार हुए थे और फिर वहां पर उनका इनकाउंटर हुआ था। तो ऐसा माना जा रहा था कि सीबी की सेल कहीं ना कहीं टूट गई है और खत्म हो गई है, लेकिन जो है पुलिस का ऐसा मानना है कि इसकी स्लीपर सेल अभी तक सक्रिय है और कहीं ना कहीं दूसरे नामों से ये लोग काम कर रहे हैं। तो वही जो एक कनेक्शन था वो कनेक्शन एनआईए की टीम को मिला था और वो कनेक्शन को ढूंढते हुए खंडवा तक आए थे और यही कनेक्शन अब खंडवा से निमाड़ के बुरहानपुर, खरगोन, अन्य जिलों में भी अंदरूनी तौर पर खोजा जा रहा है। अभी तक और भी जिलों में बातें इधर के सामने नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो बड़ी संख्या में लोग हैं जो स्लीपर सेल के रूप में इसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करके चला रहे थे, उनका आगे चलकर वो पर्दाफाश हो सकता है। हाँ बिल्कुल देवेंद्र, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ संवाददाता सिंधवा से अमरदीप चौहान भी लाइव जुड़ गए हैं। अमरदीप, एनआईए की टीम सिंधवा भी पहुंची है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल एनआईए की टीम अल सुबह 4 बजे के दरमियान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे उमरठी में सर्चिंग के लिए आई थी और करीब 9 घंटे तक सर्चिंग चली। वहां पर जो टोनी उर्फ भोला, ये अलग अलग नाम से जाना जाने वाला एक व्यक्ति था जिसके घर पे एनआईए की टीम
सर्चिंग के लिए कल सुबह आई थी और 9 घंटे करीब सर्चिंग करके और वो जानकारी जुटाकर ले गए हैं। टोनी घर पर नहीं मिला, लेकिन उनके जो परिवारजन थे और आसपास कहीं उन्होंने जानकारी जुटाकर एनआईए की टीम वापस रवाना हो गई थी। और एसपी से जब हमने पूछना चाहा तो उन्होंने बताया कि एनआईए की टीम किसी हथियार के संबंध में जो है सर्चिंग के लिए आई है। लेकिन जब एनआईए के जो टीम के सदस्य थे उनसे हमने जब बात करना चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहते हुए कुछ भी उन्होंने मतलब कहा नहीं और सर्चिंग कर चले गए और पत्रकारों से भी काफी दूरी बनाए रखे थे। और जिस एरिया में जो सर्चिंग चल रहा था वहां पर किसी भी व्यक्ति को या पत्रकार को जाने की अनुमति नहीं थी। जी अमरदीप, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से भी आपने एक शख्स का नाम लिया है टोनी उर्फ भोला और कहा यह भी जा रहा है कि घर से नदारद भी पाया गया, तो किस तरीके से इसका नाम अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोनी उर्फ जो भोला है उसके ऊपर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली, पंजाब में भी इनके ऊपर जो है मुकदमे कायम है अवैध हथियारों के संबंध में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उमरटी जो गांव है वह अवैध हथियारों के नाम से काफी प्रसिद्ध है और यहाँ के हथियार महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान कई राज्यों में सप्लाई होते हैं। जी बिल्कुल अमरदीप, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ गिरिराज बौहरे संवाददाता भिंड से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, एनआईए की टीम वहां भी पहुंची है? जी बिल्कुल, गोहद विधानसभा क्षेत्र के एडोरी थाना अंतर्गत आने वाले शेरपुर गांव में जितेंद्र एक सरदार हैं, उनके यहाँ पर एनआईए की टीम ने सुबह 4 बजे ही तड़के छापा मारा, जिसमें जितेंद्र को उठाकर वह एडोरी थाना लाई, जहाँ पर उससे जितेंद्र से पूछताछ की है। इसमें एक जितेंद्र के द्वारा बताया गया है कि उनके भाई हैं जो विदेश में रहते हैं, उनके द्वारा 11 जनवरी को कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए थे, ऐसा बताया गया है। जितेंद्र ने उस मामले को लेकर बैंक अकाउंट को लेकर एनआईए की टीम ने जानकारी चाहिए तो जानकारी इसको दी गई। फिलहाल जितेंद्र का मोबाइल एनआईए की टीम जब्त कर ले गई है और जितेंद्र को छोड़ दिया गया है। जी तो गिरिराज, क्या ऐसे खालिस्तानी कनेक्शन कह सकते हैं? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। इसमें ये बताया गया है, जितेंद्र ने बताया भाई के द्वारा जो पैसे भेजे गए थे वो वहां से किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भेजे गए। जो थर्ड पर्सन कौन है, क्या है, उसकी पूरी एनआईए की टीम जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल एनआईए की टीम ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। मीडिया से भी एनआईए की टीम ने काफी दूरी बनाई है और इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की टीम ने जितेंद्र को तलब भी किया है। अब जितेंद्र वहां जाकर अपने बयान दर्ज कराएंगे। एनआईए की टीम के जांच में क्या सामने आता है, तथ्य जो सामने आएंगे उसको जब उजागर होंगे जब बताया जा सकता है कि इनके खालिस्तानी कलेक्शन है, क्या है, अन्य किसी आतंकवादी संगठन से इनका जोड़ है। जो भी होगा वो आगे एनआईए की टीम की जांच में पता लगेगा। जी हाँ बिल्कुल गिरिराज, बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से देवेंद्र की ओर रुख करेंगे। देवेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही है, देश भर में एनआईए जबरदस्त अपना रौद्र रूप कहीं ना कहीं जो है वो दिखा रही है, ऐसे में यहाँ पर भी खंडवा भी पहुंची थी। जिस तरीके से भी आपने कहा कि जो अधिकारी हैं कुछ भी कहने से फिलहाल बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से या फिर दबी जुबान से कुछ कहा जा रहा है इस मामले में, कुछ टिप्पणी या कुछ तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं? जी संचिता जी, ये बहुत ही बेहद संवेदनशील मामला है क्योंकि एनआईए की टीम जब देश भर में छापेमारी कर रही है और उसका कहीं ना कहीं नाम खंडवा से जुड़ा आता है तो यहाँ पर फिर पुरानी परतें खुलती है। तो उसमें यहाँ का जो एक सिमी का गढ़ होना या एमआईएम का होना और उनके सदस्यों का यहाँ पर सक्रिय होना और यहाँ से लेकर जो बुरहानपुर और फिर रियासत की महाराष्ट्र की सीमा से जुड़े हुए भुसावल और जलगांव से लेकर अन्य जो जिले हैं वहां तक कनेक्शन एक पुराना जो था वो फिर से एक सर्चिंग शुरू हो गई है। खुफिया पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसके अलावा जो जांच एजेंसियां लगातार यहाँ की पुलिस से संपर्क में बनी हुई है तो एक पुराना चिट्ठा भी खंगाला जा रहा है कि कौन कौन पहले इसमें आरोपी थे, किनको पकड़ा गया था और किनके क्या कनेक्शन थे। तो वो सब चीजें एक बार फिर से खंगाली जा रही है और उन लोगों को भी तलाशा जा रहा है जो इनसे कहीं ना कहीं मिलते थे या इनके संबंध थे या जो जमानत पर छूट गए थे, तो वो अभी क्या कर रहे हैं। इस तरह की सारी तमाम बातें हैं जो एक बार फिर से खंगाली जा रही है और कहीं ये कोई बड़ी एक आतंकवादी कनेक्शन ना निकले, खालिस्तानी जो संपर्क होने की बात सामने आ रही थी उनको सबको कहीं ना कहीं जोड़कर निकाला जा रहा है, सबसे पूछताछ की जा रही है। तो एक बेहद संवेदनशील मुद्दा भी है कि कहीं अगर इस तरह की गतिविधियां हैं तो इन फ्यूचर ये क्या कर सकते थे और कहां कहां इनके निशाने हो सकते थे और कौन से युवाओं को निशाना बना रहे थे, किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे, ये सब चीजों पर पुलिस पड़ताल कर रही है और एनआईए की टीम इनसे लगातार संपर्क में बनी हुई है। संचिता जी। जी बिल्कुल।
अमरदीप, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि टोनी नदारद मिला था, यहाँ पर फरार मिला, तो क्या उसके करीबियों को भी उठाया जा सकता है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब एनआईए की टीम उन टोनी के घर पे पहुंची थी तो टोनी वहां पर नहीं मिले और उनके जो परिजन हैं उन लोगों से चर्चा हुई है। और मैं आपको बता दूं कि अवैध हथियारों में करीब करीब मतलब कई बार जो है यहाँ पर उमरटी में कई बार दबिश दी गई, अवैध हथियारों को जब्त किया गया, अवैध हथियार को बनाने वाली सामग्रियां जब्त की गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है दबिश दी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली ऐसी पुलिस द्वारा यहाँ पर हमेशा दबिश दी जाती है और अवैध हथियारों के नाम से उमरटी काफी चर्चित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 9 घंटे की सर्चिंग टोनी उर्फ भोला के घर पे चलते रही। लेकिन अमरदीप, ये जानना चाहूंगी, टोनी क्योंकि नहीं मिला है, तो टोनी तक पहुंचने के लिए क्या उनके करीबियों पे दबिश दी जा सकती है? ये बताना भी मतलब पॉसिबल नहीं है कि उनके घर वालों को भी मतलब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि अभी एनआईए की टीम द्वारा कुछ भी कहने से उन्होंने मना कर दिया। और जब हमने पुलिस अधीक्षक से बात करना चाही तो उन्होंने भी इस मामले को एनआईए का हवाला देकर कुछ भी कहने से मना कर दिया। जी चलिए, ठीक है। एक अंतिम सवाल गिरिराज से। गिरिराज जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जितेंद्र अपनी सफाई में पेश कर रहे थे कि थर्ड पार्टी के द्वारा जो है अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, चंडीगढ़ भी कहा जा रहा है उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए, लेकिन ये गुमराह की बातें ना हो, गुमराह करने के लिए बातें ना की गई हो और कहीं और वो फरार ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं निगरानी उन पर रखी जाएगी? जी बिल्कुल। जो संचिता जी, जो उनका मोबाइल है वो एनआईए की टीम ने जब्त किया हुआ है, अपने साथ ले गई है और कहीं ना कहीं एडोरी थाना जो उनके अंतर्गत आता है तो वहां बोल के गए हैं एसपी महोदय से। उन्होंने बताया है कि एनआईए की टीम ने कि इस व्यक्ति पर थोड़ा निगरानी रखा जाए और उन्हें तलब किया गया है, जहां पर वो जाके अपने बयान दर्ज कराएंगे, उसके बाद ही वो वहां से, क्योंकि जितेंद्र जो है वो एक ट्रैक्टर एजेंसी पर काम करने वाला व्यक्ति है, उसके पिता एक बस ड्राइवर हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है एक बस ड्राइवर के बेटा और एक ट्रैक्टर एजेंसी पर काम करने वाले व्यक्ति के अकाउंट में पैसे आना विदेश से, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं एनआईए कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब तक एनआईए की जांच की जो खुलासा नहीं होगा उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। जी संचिता। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एनआईए की छापेमारी मध्य प्रदेश में भी पहुंची है, खंडवा, सेंधवा, भिंड में भी यहाँ पर एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। इस दौरान कहा यह भी जा रहा है कि कई संदिग्ध हिरासत में भी लिए गए हैं।